अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद शाफी। और जैसा कि आपको पता है कि हम डिफरेंट कॉलेजेस के प्रीलियम एग्जामिनेशंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज जिस कॉलेज के हम प्रीलियम एग्जाम को डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ आदमजी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज। जूलॉजी सेकेंड ईयर का पेपर हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। और ऑलरेडी जो इसके अंदर रीजनिंग है और सारी चीज़ें हैं उनको हम वन बाय वन करके डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज से। ठीक है, so the first MCQ is uptake of salt ion by gills is the key characteristic of। ठीक है, uptake of salt ion ये किस ऑर्गेनिज्म का की कैरेक्टरिस्टिक है। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं मैरीन एनिमल्स की, ठीक है, मैरीन एनिमल्स की अगर मैं बात करता हूं तो मैरीन एनिमल्स को अपनी बॉडी के अंदर वाटर रिटेन रखना है। वाटर क्या करना है? रिटेन, क्योंकि बाहर मैरीन एनवायरनमेंट के अंदर बाहर क्या है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर सॉल्ट ज्यादा है, ठीक है, बॉडी के अंदर सॉल्ट कम है। ठीक है, तो अल्टीमेटली बॉडी में वाटर ज्यादा है, बाहर वाटर कम है। तो अगर ये सिचुएशन को देखा जाए तो इस सिचुएशन के अंदर इनकी बॉडी से वाटर निकल के बाहर जाएगा, इनकी बॉडी से वाटर निकल के सिंपली बाहर जाएगा। अब अल्टीमेटली यहां पे क्या इनको आपने देखा है कि ये गिल्स के जरिए आइन को अपटेक करे, सॉल्ट आइन को अपटेक करे? नहीं, यहां पे ऐसा कुछ नहीं होता। नॉर्मली यहां पे ये सिंपली इतना कर रहे होते हैं इस वाटर के लॉस को कंपनसेट करने के लिए कि ज्यादा से ज्यादा अमाउंट के अंदर क्या कर रहे होते हैं? वाटर को ड्रिंक कर रहे होते हैं। ठीक है, उस वाटर के साथ इनकी बॉडी के अंदर सॉल्ट भी आता है, तो इनकी बॉडी के अंदर जो सॉल्ट आता है वो आता है वाटर के साथ, वो जो वाटर ये ड्रिंक कर रहे होते हैं ना उसके साथ। तो इनके गिल्स के अंदर नॉर्मली आपको इस तरह की सिचुएशन देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, सो दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन। ठीक है, फिर हमारे पास आता है टीलोसिस्ट, अगेन ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर हमारे पास आता है फ्रेश वाटर। अब ये बड़ी समझने वाली बात है। अब अगर मैं फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स की बात करूं तो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स वो हैं जिनको इंटरनली हाइपर टॉनिक एनवायरनमेंट का सामना करना पड़ता है, यानी कि इनकी बॉडी के अंदर सॉल्ट ज्यादा है, और एक्सटर्नली सॉल्ट है कम। ठीक है? या आप सिंपली ये कह लो कि बाहर क्या है? हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट है। अब मसला क्या है? सॉल्ट ज्यादा है, वाटर है कम, इसी तरह बाहर वाटर है ज्यादा। अब अगर आप इस सिचुएशन को देखो तो वाटर निकल के इनकी बॉडी के अंदर आएगा। अब अगर बहुत ज्यादा वाटर निकल के इनकी बॉडी के अंदर आ गया तो यह मसला है। तो नेचर ने क्या किया, इनके गिल्स के अंदर, ठीक है, इनके गिल्स के अंदर कुछ स्पेशलाइज सेल्स रख दिए जिन्हें आप कहते हो आयोनोसाइट। ठीक है, आयोनोसाइट का मतलब है आयोनो, आइन, साइट कहते हैं सेल को, आयोनोसाइट। ये वो सेल है जो बेसिकली आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सोडियम, इसी तरीके से क्लोराइड आइन, कैल्शियम आइन, इसको क्या कर रहे होते हैं? एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं। और बाहर क्या कर रहे होते हैं? एच पॉजिटिव आइन और बाइकार्बाइन सिक्रीट कर रहे होते हैं। सो दिस इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ठीक है, फिर हमारे पास ऑप्शन आता है, क्वेश्चन आता है कि भाई विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब स्मूथ मसल। स्मूथ मसल के बारे में क्या चीज सही है? पहली बात बहुत सिंपल है, स्मूथ मसल स्ट्राइएटेड नहीं होते। तो ऑप्शन डी तो गया, ऑप्शन डी तो नहीं हो सकता, ऑप्शन ए, बी और सी में से हो सकता है। ठीक है, अब हमारे पास आ जाओ आगे। अब अगर मैं बात करूं हमारे पास नॉर्मली स्मूथ मसल की, तो स्मूथ मसल कैसे होते हैं? अनस्ट्राइटेड। सर अनस्ट्राइटेड का मतलब क्या है भाई? अनस्ट्राइटेड का सिंपल मतलब इतना है कि यहां पे आपको कोई स्ट्राइशंस अंडर द माइक्रोस्कोप देखने को नहीं मिलेंगी। सिंपल हो गई बात। अच्छा, ये हमारे पास हो गई एक चीज। अब आ जाओ आगे। तो इसका मतलब है पहली बात कि अनस्ट्राइटेड होते हैं, अनस्ट्राइटेड होते हैं, अनस्ट्राइटेड होते हैं। अगली चीज,
इनवॉलेंट्री होते हैं या वॉलेंट्री होते हैं? बहुत सिंपल सा, यहां पे फैसला हो जाएगा ए और सी के अंदर। जो स्मूथ मसल होते हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं होते, सो इट मींस के ऑप्शन सी तो हो ही नहीं सकता, वॉलेंट्री तो होते ही नहीं है। क्या ऑप्शन ए होगा या बी होगा, और इसका फैसला करते हैं। अब आपसे ऑप्शन ए के अंदर कह रहा है कि अनस्ट्राइटेड इनवॉलेंट्री विद स्पिंडल शेप सेल्स, एंड इन ऑप्शन बी इट स्टेट्स के अनस्ट्राइटेड इनवॉलेंट्री विद मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल। यहां पे आपको मल्टी न्यूक्लिएशन देखने को नहीं मिलती, यहां पे जो आपको सेल का शेप देखने को मिलता है वो स्पिंडल शेप होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। इथोलॉजी आप किसे कहते हो? ठीक है, सिंपली इसकी बात कर लेते। सबसे पहले अगर मैं एजिंग की बात करूं तो एजिंग की साइंटिफिक स्टडी को पढ़ना है जेरोंटोलॉजी। ठीक है, GERONTOLOGY, जेरोंटोलॉजी। फिर हमारे पास आता है बोन, इसका मतलब इथोलॉजी तो नहीं हो सकता अगेन। बोन की स्टडी, बोन की साइंटिफिक स्टडी इज ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोबोन स्टडी मींस लॉज। ठीक है, एनिमल बिहेवियर, यस, द स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर इज इथोलॉजी, जिसके अंदर आप इंटरैक्शन पढ़ते हो डिफरेंट एनिमल्स का, ये सारी चीजें आप पढ़ रहे होते हो। जबकि अगर मैं कार्टिलेज की साइंटिफिक स्टडी को बात करूं तो उसको आप सिंपली क्या कहोगे, कार्टिलेज को आप कहते हो कॉन्ड्रोलॉजी। ठीक है, कॉन्ड्रोलॉजी सिंपल। तो ऑप्शन डी नहीं हो सकता, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर हमारे पास आता है द फॉलोइंग हार्मोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स। आपको पता है ये फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर कौन से ऐसे हार्मोन्स हैं जो रिलीज होते हैं? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर आपके एड्रीनल मेड्यूला का मेजर रोल है। ठीक है, एड्रीनल मेड्यूला से दो हार्मोन्स निकलते हैं जिनका नाम है एपिनेफ्रीन एंड नॉरएपिनेफ्रीन। ये दोनों हार्मोन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स, यानी कि आपके सामने शेर आया, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ एंड अल्टीमेटली कौन सा हार्मोन रिलीज होगा? एपिनेफ्रीन एंड नॉरएपिनेफ्रीन। अगेन इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन का काम है कार्बोहाइड्रेट, आपके कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के अंदर। इसी तरह ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन इज बेसिकली रिस्पांसिबल फॉर सेक्सुअल साइकिल्स। फिर हमारे पास आता है थायरॉक्सिन मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है, जबकि मेलाटोनिन मेलाटोनिन आपकी स्लीप साइकिल से रिलेटेड है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर हमारे पास आता है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। तमाम हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी के हैं सिवाय एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है हमारे पास TSH, FSH, ACTH। ठीक है, ऑक्सीटोसिन कहां से रिलीज होता है? अगर मैं बात करूं ऑक्सीटोसिन और ADH की, ये दोनों रिलीज होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, सो दिस इज द राइट आंसर, ये रिलीज नहीं होता। अब आ जाओ आगे भाई। ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन द आइन दैट बाइंड विद ट्रोपोनिन टू एक्सपोज द बाइंडिंग साइट ऑफ मायोसिन हेड। आपको पता है मायोसिन हेड की बाइंडिंग, मायोसिन हेड को एक्सपोज करने के लिए कौन सा आइन मेजर रोल प्ले करता है? ये तो बहुत सिंपल सा MCQ है, दैट इज कैल्शियम। ठीक है, अब आ जाओ भैया आगे। आपसे कह रहा है कि इन ह्यूमन किडनी फॉर्मेशन ऑफ हाइपरटोनिक यूरिन इज डिपेंडेंट ऑन द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम। आपको पता है कि आपको सबसे पहले नेफ्रॉन के अंदर मिलता है PCT, फिर आपको मिलता है एक लूप ऑफ हेनले, फिर आपको मिलता है एक DCT, फिर आपको मिलता है एक कलेक्टिंग डक्ट। आपको पता है जो नेफ्रॉन होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक के अंदर लूप ऑफ हेनले बहुत बड़ा होता है, एक के अंदर लूप ऑफ हेनले छोटा होता है। तो जितना बड़ा लूप ऑफ हेनले होगा उतनी ज्यादा वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी, और जितनी ज्यादा वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी उतना कम वाटर आगे जाएगा, यानी कि उतना ज्यादा हाइपरटोनिक यूरिन आपको देखने को मिलेगा। तो वेजा रेक्टा इज नॉट द राइट आंसर, PCT इज नॉट द राइट आंसर, ग्लोमेरुलस इज नॉट द राइट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, लूप ऑफ हेनले। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आपसे कह रहा है कि बॉडी पोजीशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्शन लाइक वॉकिंग, रनिंग इज अंडर द कंट्रोल ऑफ। ठीक है, वो कौन सा ऐसा ब्रेन का पार्ट है जो बॉडी पोजीशन को रेगुलेट करता है, कोऑर्डिनेशन को रेगुलेट करता है? ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूं हिप्पोकैम्पस की। तो हिप्पोकैम्पस का काम मेमोरी के अंदर है, इट इज नॉट रिलेटेड विद द आपके कोऑर्डिनेशन वाले काम। सेरिब्रम का काम आपके डिफरेंट काम है। ठीक है, इसके अंदर आप
लेकिन ये कोऑर्डिनेशन वाली चीज नहीं देखते। पॉन्स का एक डिफरेंट फंक्शन है, अगेन इसका काम वॉकिंग रनिंग को कोऑर्डिनेट करना नहीं है। सेरिबेलम का काम जो है वो आपकी कोऑर्डिनेशन के अंदर बहुत ज्यादा है। अगर सेरिबेलम डैमेज होता है तो अल्टीमेटली बॉडी पोजीशन सही नहीं होगी, कोऑर्डिनेशन नहीं सही हो पाएगी, और बंदा सही से वॉक या सही से बोल नहीं पाएगा। सिंपल सी बात हो गई। अच्छा, अब आ जाओ आगे भाई। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ बोन, अभी हमने बात की। टेराटोलॉजी कहते हैं बेसिकली आपकी कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज को, डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटीज को पढ़ना है टेराटोलॉजी। कैसे याद रखोगे? कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी टेढ़ी मेढ़ी होती है ना, तो ऐसे याद रख लो टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा से आप याद रख लो टेराटोलॉजी, ठीक है। फिर हमारे पास आता है पैलियोंटोलॉजी, ठीक है, इट इज समथिंग डिफरेंट। फिर हमारे पास आता है ऑस्टियोलॉजी, यस दिस इज द राइट आंसर, द स्टडी ऑफ बोन इज ऑस्टियोलॉजी। जेरोंटोलॉजी आप एजिंग की स्टडी को कह रहे हो, तो सिंपल हो गया मामला। अब आ जाओ आगे, द जॉइंट बिटवीन द पेक्टोरल गर्डल एंड द ह्यूमरस, ठीक है। आपको पता है दो जॉइंट ऐसे हैं जो बॉल एंड सॉकेट है, आपका हिप जॉइंट और आपका शोल्डर जॉइंट, ठीक है। तो शोल्डर जॉइंट किसके दरमियान बनता है? आपके पेक्टोरल गर्डल और आपके ह्यूमरस के दरमियान। तो सिंपली ह्यूमरस का हेड होता है, ठीक है, ह्यूमरस का हेड होता है, और यहां पे आपका एक पेक्टोरल गर्डल का सॉकेट होता है। तो सिंपली बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। फिर हमारे पास आता है द स्टेज एट विच थ्री जर्म लेयर्स आर फॉर्म, ठीक है। वो कौन सी स्टेज होती है जिसमें थ्री जर्म लेयर बनती है? तीन जर्म लेयर को तीन जर्म लेयर का बनना इज गैस्ट्रोलेशन, और उस स्टेज के ऊपर जो आपका एम्ब्रियो होगा दैट इज गैस्ट्रोला। सिंपल हो गया मामला। अब आ जाओ आगे भाई। द अमाउंट ऑफ हेयर विच इज इनहेल्ड और एक्सहेल्ड एट रेस्ट, ठीक है। अब ये आपका कॉन्सेप्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम स्पायरोमीट्री वाला। एक चीज होती है जिसे आप कहते हो टाइडल वॉल्यूम। व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम? इस वक्त नॉर्मली जो आप एयर इनहेल कर रहे हो उतनी एक्सहेल कर रहे हो, दैट इज टाइडल वॉल्यूम। अब ये टाइडल वॉल्यूम नॉर्मली कितना होता है? ये टाइडल वॉल्यूम नॉर्मली होता है 400 टू या 450 टू 500 ml, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बाकी सब नहीं हो सकता। फिर हमारे पास आता है एक और क्वेश्चन, दैट इज द एक्सपेरिमेंट ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग वाज डन बाय, ठीक है। आपको पता है क्लासिकल कंडीशनिंग में एक एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा था, जिसमें हमने एक डॉग पढ़ा था जिसको आप बेल बजाते थे, स्लाइवेशन होती थी। ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था? ये एक्सपेरिमेंट पावलोव ने किया था। तो सिंपली आपने ऐसे याद रख लेना है। फिर आ जाओ हमारे पास अगला क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल। सर्टोली सेल का काम क्या है? सर्टोली सेल को आप नर्स सेल भी कहते हो। नर्स सेल क्यों कहते हो? क्योंकि आपको पता है जो आपके स्पर्म्स हैं, इनकी नरिशमेंट कौन कर रहा होता है? इनकी नरिशमेंट अल्टीमेटली सर्टोली सेल कर रहा होता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब आ जाओ भैया आगे। आगे आपसे कह रहा है द ऑर्गन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन टू द एम्ब्रियो एंड हेल्प डिस्पोज ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट इज कॉल्ड। आपको पता है वो कौन सा ऑर्गन है जो एम्ब्रियो को मदर के साथ कनेक्ट करता है एंड अल्टीमेटली न्यूट्रिएंट के एक्सचेंज के अंदर, ऑक्सीजन के एक्सचेंज के अंदर और मेटाबॉलिक प्रोडक्ट के एक्सक्रीशन के अंदर किसका रोल है? प्लासेंटा का मेजर रोल है, ठीक है। अल्टीमेटली अम्बिलिकल कॉर्ड तो कनेक्ट करती है, लेकिन मेजर रोल प्लासेंटा का है। फिर आ जाओ आगे, दिस डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम। आपको पता है एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम मिलता है एक्स एक्स वाई वाली कंडीशन के अंदर, दैट इज क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, ठीक है। सो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम इज द राइट आंसर। फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम इज बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम, ठीक है, कंजेनाइटल इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम। टर्नर सिंड्रोम इज एक्स नॉट वाली कंडीशन, जबकि ट्राइसोमी 21 यानी कि 21 क्रोमोसोम पे आपको तीन, नॉर्मली दो होमोलोगस पेयर के अंदर दो क्रोमोसोम होते हैं, यहाँ पे तीन मिलेंगे। सो दिस इज नॉट द राइट आंसर, द करेक्ट आंसर इज क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। फिर हमारे पास आते हैं एजिंग। एजिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन, नहीं, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस स्लो डाउन हो जाते हैं। एनाबॉलिज्म ज्यादा होगी, नहीं। क्या इंक्रीज मेटाबॉलिक एक्टिविटी मिलेगी? नहीं। डिक्रीज इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी, सिंपल। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वाइट सिंपल, ठीक है। अब हमारे पास आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है कि भाई दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इनेट बिहेवियर, ठीक है। इनेट बिहेवियर के बारे में हम थोड़ी बहुत चीजें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इनेट बिहेवियर का मतलब ये है कि यहां पे सिंपली आपको किसी भी किस्म की लर्निंग की जरूरत नहीं पड़ती। जब यहां पे आपको किसी भी किस्म की लर्निंग की जरूरत नहीं पड़ती, बाय बर्थ मौजूद है, दैट इज इनेट बिहेवियर। अब इनेट बिहेवियर के अंदर आपको
क्या देखने को मिलता है? डॉग लर्निंग टू सिट ऑन इट्स ऑन कमांड, नो, ये लर्न बिहेवियर है। कैट चेजिंग अ माउस, नो, लर्न बिहेवियर है। फिश लर्निंग टू स्विम इन द टैंक, नो, लर्न बिहेवियर है। बर्ड बिल्डिंग अ नेस्ट इज द राइट आंसर। तो यहां पे आके हमारे तमाम के तमाम एमसीक्यूज डिस्कस हो गए। अब चलते हैं जरा आगे और अब बात करते हैं जल्दी जल्दी रीजनिंग क्वेश्चंस की। ठीक है, अब अगर मैं रीजनिंग क्वेश्चन की बात करूं तो आपको पता है रीजनिंग क्वेश्चन जोलॉजी के पेपर का एक मेजर पार्ट होता है। ठीक है, अब इसके अंदर आपके पास कौन कौन से रीजनिंग मौजूद है। चलो सबसे पहले आ देते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 पे, एंड दैट इज हाउ इज टेटनी डिफरेंट फ्रॉम टेटनस व्हाइल बोथ शो कॉमन सिम्टम्स। ठीक है, अगर आप टेटनी और टेटनस को देखते हो तो टेटनी और टेटनस के अंदर नॉर्मली आपको सिम्टम्स जो है वो सेम तो मिलते हैं, लेकिन इन दोनों के कॉजेज डिफरेंट है। क्या कॉजेज डिफरेंट है? अगर मैं बात करूं टेटनी की, तो टेटनी एक ऐसी कंडीशन है जो लो ब्लड कैल्शियम की वजह से होती है। ब्लड कैल्शियम क्या हो जाता है? लो हो जाता है, जैसे आप हाइपोकैल्सीमिया कहते हो, उसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। नॉट ओनली हाइपोकैल्सीमिया, मैग्नीशियम भी कम हो जाता है। ठीक है, तो ये सिंपल हो रहा होता है। इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? मसल क्रैम्प, वीकनेस, नंबनेस, टिंगलिंग, स्पैज्म, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। अब वजह क्या है इसकी? वजह है काइंड ऑफ मेटाबॉलिक प्रॉब्लम। ठीक है, कैल्शियम लो हो गया है, इसकी वजह से आपको टेटनी देखने को मिल रही है। जबकि अगर मैं बात करूं टेटनस की, तो टेटनस एक प्योरली बैक्टीरियल इंफेक्शन है, जो एक बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसका नाम है क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई। ठीक है, इसके अंदर नॉर्मली आपको क्या देखने को मिलता है? मसल रिजिडिटी, मसल सख्त हो जाते हैं। उसके अलावा स्पैज्म देखने को मिलता है, जॉ लॉक हो जाते हैं। ठीक है, नॉर्मली ये बैक्टीरिया एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, जिस टॉक्सिन की वजह से आपका जो नर्वस सिस्टम है वो इफेक्ट होता है, ना आपको ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो भले से दोनों के सिम्टम्स जो हैं वो काइंड ऑफ सिमिलर हैं, बट दोनों के कॉजेज डिफरेंट है। बेसिकली टेटनी इज प्राइमरली अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर रिलेटेड टू द electrolyte imbalance, while the tetanus is bacterial infection with the toxin affecting the nervous system. सिंपल सी बात हो गई, आ जाओ आगे। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इनर यूट्राइन वॉल थिकन ड्यूरिंग सिक्रीटरी फेज। अब आपको पता है सिक्रीटरी फेज कब होता है? सिक्रीटरी फेज तब होता है जब आपके पास सिक्रीशन हो रही होती है, किसकी? प्रोजेस्ट्रॉन की। प्रोजेस्ट्रॉन कब सिक्रीट होता है? जब कॉर्पस लूटियम बनता है। सवाल ये होता है कि इनर यूट्राइन वॉल, जिसे आप एंडोमेट्रियम कहते हो, ये सिक्रीटरी फेज के अंदर थिक क्यों होती है? पहली बात, सिंपल सी बात है, आपको क्या करनी है? प्रेगनेंसी मेंटेन करनी है। अगर प्रेगनेंसी हो चुकी है तो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के अल्टीमेटली आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जो है वही सारा काम करना पड़ेगा। उसके अलावा जाहिर सी बात है, इस एंडोमेट्रियम के अंदर डिफरेंट आपके ग्लैंड्स होंगे, उन ग्लैंड्स को भी स्टार्ट इन ग्लैंड्स की भी सिक्रीशन को स्टार्ट करना है, ताकि अगर इम्प्लांटेशन हो जाए तो जो एम्ब्रियो है वो अपना न्यूट्रिएंट ले सके। उसके अलावा इम्प्लांटेशन करवानी है नहीं करवानी? बिल्कुल करवानी है, तो उसके लिए भी इनर वॉल को थिक करना बहुत जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट काम, ये इनर वॉल थिक की ये इनर वॉल थिक किस वजह से होगी? ये होगी प्रोजेस्ट्रॉन की वजह से। प्रोजेस्ट्रॉन कहां से आएगा? अल्टीमेटली आपको पता है प्रोजेस्ट्रॉन हमारे पास आ रहा होता है कॉर्पस लूटियम से। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन व्हाई फ्रेश वाटर फिशेस कैन नॉट सर्वाइव इन मैरीन एनवायरनमेंट। अब सबसे पहले मैं बात करता हूं हमारे पास एक मेजर चीज की। मैरीन एनवायरनमेंट के अंदर रहने वाली फिशेस को हाई सॉल्ट कंसेंट्रेशन का सामना करना पड़ता है। जबकि अब जब इन्हें हाई सॉल्ट कंसेंट्रेशन का सामना करना पड़ता है, और जबकि फ्रेश वाटर को लो लो सॉल्ट कंसेंट्रेशन का सामना करना पड़ता है, तो अल्टीमेटली अब होता क्या है? होता यह है कि अगर आप इस फ्रेश वाटर फिश को ले जाके हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर डाल दो, किसके अंदर डाल दो? हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर डाल दो, तो क्या होगा? ये फ्रेश वाटर फिश अपना वाटर लॉस करने लगेगी, एंड अल्टीमेटली इट इज डिफिकल्ट टू सर्वाइव। सिंपल हो गई बात। उसके अलावा हमने पढ़ा कि फ्रेश वाटर फिशेस का इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक होता है एज कंपेयर टू बाहर के। तो इसकी वजह से आपको एक ऑस्मोसिस वाला जो डिफरेंस मैंने अभी आपको बताया ना कि वाटर निकल के जाने लगेगा, ये सारी चीजें। उसके अलावा अभी हमने फर्स्ट एमसीक्यू के अंदर डिस्कस किया था
कि फ्रेश वाटर फिशेस में जो आयोनोसाइट होते हैं वो गिल्स के अंदर आपके सॉल्ट को एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो अल्टीमेटली अगर आप उन्हें वहां मैरीन एनवायरनमेंट के अंदर डालोगे तो क्या होगा, बहुत जल्दी जो आपकी फिश है वो डिहाइड्रेट हो जाएगी एंड अल्टीमेटली प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो ये वो सारी चीजें जिनसे आपकी फ्रेश वाटर फिश मैरीन एनवायरनमेंट के अंदर जिंदा नहीं रह सकती। फिर हमारे पास आता है कि वाई एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। देखो अगर मैं बात करूं एंटीरियर पिट्यूटरी की, तो एंटीरियर पिट्यूटरी इज मास्टर ग्लैंड बाय, इसके अंदर तीन मेजर चीजें। एंटीरियर पिट्यूटरी आपके बॉडी में ग्रोथ, सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट के को रेगुलेट करता है। उसके अलावा ये खुद तो ग्लैंड है, लेकिन ये दूसरे ग्लैंड्स को भी कंट्रोल कर रहा है। जैसे एक मास्टर नहीं होता, एक आका नहीं होता, वो तमाम को कंट्रोल कर रहा होता है, इसी तरह ये भी कंट्रोल करता है। फिर हमारे पास आता है तीसरा इसका फंक्शन, रेगुलेशन ऑफ नॉट ओनली ग्लैंड्स बट रेगुलेशन ऑफ ऑर्गन्स लाइक यूट्रस को, ब्रेस्ट को। ये क्या कर रहा होता है, रेगुलेट कर रहा है, भले से इनडायरेक्टली होता है लेकिन कर तो रहा होता है। तो ये वो मेजर चीजें हैं जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड कर रहा होता है। कैसे करता है, अगेन ये हार्मोन रिलीज करता है। अब ये हार्मोन होता है ट्रॉफिक हार्मोन, जो जाके दूसरे ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं और दूसरे ग्लैंड की सिक्रीशन करवाते हैं। तो ये वो चीजें जिसकी वजह से आप क्या कह रहे होते हैं, इसे मास्टर ग्लैंड कह रहे होते हो। चलो भाई अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू कॉम्पैक्ट बोन एंड स्पंजी बोन डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। ठीक है, कॉम्पैक्ट बोन और स्पंजी बोन के अंदर डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले आपको पता होगा कि बोन के डिफरेंट रीजन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सिंपल सी बोन बनाता हूँ, कि बहुत अजीब सी बोन बन गई, लेकिन इस बोन के डिफरेंट रीजन्स होते हैं। ये जो आपको अपर एंड्स मिलते हैं ना, दे आर कॉल्ड एपिफाइसिस, दे आर कॉल्ड एपिफाइसिस। फिर हमारे पास एक छोटी सी प्लेट मिलती है जिसे आप कहते हो मेटाफाइसिस, मेटाफाइजियल प्लेट। और ये जो बीच वाला पार्ट है दिस इज डायफाइसिस। अब अगर मैं बोन को देखता हूं ना, तो बोन के दो रीजन होते हैं। एक बाहर वाला रीजन होता है जिसे आप कहते हो कॉम्पैक्ट बोन, और एक अंदर वाला रीजन होता है जिसे आप कहते हो स्पॉन्जी बोन। अब सवाल ये होता है कि डिफरेंस क्या है कॉम्पैक्ट बोन के अंदर और स्पॉन्जी बोन के अंदर। कॉम्पैक्ट बोन की अगर मैं बात करूं तो कॉम्पैक्ट बोन डेंस होती है एज कंपेयर टू स्पॉन्जी के। इसके अंदर जो कॉम्पैक्ट बोन है, अब जाहिर सी बात है स्ट्रांग है, तो स्ट्रांग का मतलब क्या है, कैल्शियम उसके अंदर डिपॉजिट हुआ हुआ है, कैल्सिफाइड लैमेला मिल रहा है। जबकि स्पॉन्जी के अंदर आपको कोई इस किस्म की चीजें नहीं मिलती, नॉर्मली इतना ज्यादा नहीं मिलता। उसके अलावा अगर मैं कॉम्पैक्ट बोन की बात करूं तो कॉम्पैक्ट बोन आपको कहां मिल रही है, इट इज फाउंड इन द आउटर कॉर्टेक्स, बाहर की तरफ आपको मिल रही है। और कॉर्टेक्स है बाहर की तरफ, तो बाहर का जो रीजन है कॉर्टेक्स वाला, दैट इज बेसिकली मेड अप ऑफ कॉम्पैक्ट बोन। और ये आपको सबसे ज्यादा आपको मिलेगी डायफाइसिस के अंदर। नॉर्मल हो गई सिचुएशन जिसके अंदर आपने ये देखा कि भाई ये क्या हो रहा है। अब हमारे पास आ जाओ स्पॉन्जी बोन। स्पॉन्जी बोन की अगर मैं बात करूं तो स्पॉन्जी को स्पॉन्जी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अंदर ना खाली जगह मौजूद है, जिन्हें आप कहते हो ट्रेबिकुलाई। क्या कहते हो, ट्रेबिकुलाई का नाम देते हो। और इसी के अंदर आपका जो बोन मैरो होता है वो मौजूद होता है। अब आमतौर पे ये स्पॉन्जी बोन डेंस कम होती है, लाइट होती है, इसके अंदर आपको ट्रेबिकुलाई मिलते हैं। और ये आपको कहाँ मिलती है, एपिफाइसिस पे मिलती है। तो नॉर्मली सिंपल आपको ये दोनों डिफरेंसेस पता होने चाहिए। ठीक है, फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हाउ डू ब्लड वेसल इन स्किन हेल्प रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर ड्यूरिंग हॉट एंड कोल्ड एक्सटर्नल कंडीशन। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं आपकी स्किन की, तो स्किन के अंदर जो आपका हॉट एनवायरनमेंट होता है और कोल्ड एनवायरनमेंट होता है, उसके अंदर आपको जो ब्लड वेजल है स्किन के अंदर क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि ब्लड वेजल्स मौजूद है आपकी स्किन में। ठीक है, अब जब भी बाहर टेम्परेचर ज्यादा होगा, बॉडी के अंदर, बॉडी से आपको हीट निकालनी है नहीं निकालनी, बिल्कुल निकालनी है, तो वेजो डायलेशन हो जाएगी, वेजो डायलेशन हो जाएगी। अच्छा भाई, उसके अलावा ज्यादा से ज्यादा ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा हीट निकले। उसके अलावा हीट लॉस होगी, हीट लॉस होगी। कूलिंग इफेक्ट यानी कि स्वेटिंग देखने को मिलेगी। जबकि अगर मैं बात करूं कोल्ड एनवायरनमेंट की, तो सब इसका उलट हो जाएगा। अब आपको बॉडी से एनर्जी निकाल, हीट निकालनी है या बचानी है, बचानी है, वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी।
वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी। उसके अलावा आपको ब्लड फ्लो कम मिलेगा, डिक्रीज ब्लड फ्लो। उसके अलावा आपको हीट बचानी है, तो हीट आप क्या करोगे, कंजर्व करोगे, कंजर्वेशन करोगे, सिंपल। उसके अलावा आप इंसुलेशन का काम करोगे, ठीक है, ब्लड इंसुलेशन करोगे, सिंपल। यहाँ पे आपने पढ़ लिया कि किस तरीके से आप दोनों कंडीशंस के अंदर आपकी स्किन मेजर रोल प्ले कर रही होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई मोनोजाइगोटिक ट्विन हैव सेम जेंडर? मोनोजाइगोटिक, एक जाइगोट। अब होता क्या है नॉर्मली, नॉर्मली होता ये है कि हमारे पास स्पर्म होता है और ओवम होता है, ये दोनों फ्यूज करते हैं। इन दोनों के फ्यूजन के नतीजे में एक बनता है जाइगोट। इस जाइगोट के अंदर क्लेवेज स्टार्ट होती है। अब कहानी सुनो। अब जब जाइगोट के अंदर क्लेवेज स्टार्ट हुई तो ये बन गए दो सेल्स। अगर ये दो सेल्स क्या हो, किसी भी तरीके से, अगर ये दो सेल्स किसी भी तरीके से सेपरेट हो जाए, यानी कि एक सेल ये हो जाए, एक सेल ये हो जाए, तो ये दोनों सेल आगे जाके दो अलग अलग एम्ब्रियो बना सकते हैं। सवाल ये होता है इनका जेंडर क्यों सेम होगा? पहली बात, जेंडर डिसाइड कैसे होता है? आपको पता है, गैमीट्स के जरिए। कैसे गैमीट्स के जरिए? हमेशा फीमेल में तो एक्स एक्स होगा, जबकि मेल के अंदर एक्स वाई कंडीशन आपको देखने को मिलती है, ठीक है। नॉर्मली फीमेल में एक्स एक्स कंडीशन देखने को मिलती है और मेल्स के अंदर एक्स वाई, यानी कि मेल का एक गैमीट एक्स भी हो सकता है और वाई भी हो सकता है, जबकि फीमेल का हमेशा एक्स एक्स होगा। अब फॉर एग्जाम्पल, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, मदर की तरफ से आया एक्स, फादर की तरफ से आया वाई, ये दोनों फ्यूज किए, इसकी वजह से जाइगोट बना। अब जब जाइगोट बना तो इसमें क्लेवेज स्टार्ट हुई, दोनों सेल के अंदर सेम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है। अब जब दोनों सेल अलग हुए तो इस सेल के अंदर भी सेम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, इस सेल के अंदर भी सेम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, तो जेंडर क्या होने वाला है? जेंडर सेम होने वाला है, सिंपल। अच्छा, यहां पे आके आपके रीजनिंग हो गए एंड। अब आपसे नॉन रीजनिंग के अंदर क्लासिकल कंडीशनिंग के ऊपर नोट पूछ रहा है, उसके अलावा रिसेप्टर के बारे में पूछ रहा है, सेंसरी रिसेप्टर की एक्सप्लेनेशन पूछ रहा है, न्यूरॉन की टाइप्स बताने को कह रहा है, ठीक है, कि रोल ऑफ किडनी एज एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसके अंदर आप एरिथ्रोपोइटिन का जिक्र करते हो, सारी चीजें आ जाती है, फंक्शंस ऑफ स्केलेटन, डिफरेंस बिटवीन ऑस्मो रेगुलेटर्स एंड ऑस्मो कन्फर्मर्स, ठीक है। उसके अलावा आपको पता है कि आपको करने होंगे दो लॉन्ग क्वेश्चंस, जिसके अंदर यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम एंड द जनरेशन एंड द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, साथ साथ स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी एंड द डिसऑर्डर्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। यहाँ पे आके हमारा ये प्रीलियम एग्जामिनेशन डिस्कशन हो गई एंड, ठीक है। ये पूरा का पूरा पेपर इंशाल्लाह आपको एग्जैक्ट पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकेंगे, ठीक है। बहुत सारे और प्रीलियम एग्जामिनेशंस को हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाली वीडियोस के अंदर। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और कोई भी क्वेश्चन हो तो बिना किसी हेजिटेशन के आप कमेंट सेक्शन के अंदर बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।